अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट था 1826 में। उसने एक रिलेशनशिप बताया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। हम इतना तो जानते हैं कि अगर किसी भी वायर में आपको करंट चाहिए, तो आपको बैटरी लगानी पड़ती है। तो आपने बैटरी लगाया और उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब कितना करंट फ्लो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? तो इस बंदे ने बताया कि जो करंट है वो डिपेंड करेगा कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता है कि द लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor, the electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference, across the ends of the conductor provided other factors remain constant. ओके, तो क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो ये लॉ कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट। अच्छा, मतलब बेसिकली ये करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल है। इसको लिखा ऐसे जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों एक LHS में एक RHS में, दोनों न्यूमरेटर में, तो अगर राइट साइड का बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। अब क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट ऐड होगा। तो कांस्टेंट यहाँ पर जो ऐड होता है दैट इज R। What is R? R is resistance। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V is the potential difference। ठीक है, V is the potential difference। दूसरा I होता है current, I is current and R is the resistance। So potential difference is equal to current into resistor। मैंने ये बात आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि पोटेंशियल मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंगली करंट होगा। अब जरा इसको फील करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। बात याद रखिएगा, यहां पर भले ही लिखा V है पर असल में यह है क्या, यह है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है ये। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लेकिन अब ये डेल्टा कौन लिखेगा, तो इसके लिए लोग नॉर्मली क्या लिख देते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं कैसे। अगेन वही, मान लो ये एक प्लाईवुड है, इसके ऊपर मैंने कुछ क्यूब्स रखे हुए हैं। अब मुझे बताओ क्या ये क्यूब्स, अच्छा ये जमीन के ऊपर है, जमीन के ऊपर है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जमीन को थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये लो, ये जमीन के नीचे है। मुझे बताओ क्या ये क्यूब्स फ्लो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल लेफ्ट साइड में एंड पोटेंशियल राइट साइड में ये दोनों इक्वल है ना। VL इक्वल टू VR, ये दोनों इक्वल हैं। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या है, 0। बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, है ना। लेफ्ट साइड जितना ऊंचाई पे है राइट साइड भी उतना ही ऊंचाई पे है, तो ये फ्लो करेगा ही नहीं, ये क्यूब्स कहीं जाएंगे नहीं। अब आपने क्या किया, आपने टिल्ट कर दिया और टिल्ट आपने कुछ ऐसा किया, ये देखिए ज़रा, ये आपने ऐसा टिल्ट किया, ये देखिए, ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब टिल्ट कर दिया। अब मुझे बताओ क्या अब ये फ्लो करेगा? अगेन ये जमीन है, क्या अब ये पार्टिकल्स फ्लो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड का पोटेंशियल है ये कम हो गया एंड राइट साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, है ना। देखो राइट साइड ज़्यादा हाइट पे है, राइट। सो VR, इस केस में VR इज ग्रेटर देन VL,
तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है? यस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्या ले रखा है, ये क्यूब्स ले रखे हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये क्यूब है, तो क्या ये क्यूब फ्लो करेंगे? करेंगे। तो अगर ये क्यूब फ्लो करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या करंट फ्लो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना। भले ही यहाँ पर क्यूब्स है, समझाने के लिए मैंने क्यूब्स ले रखे हैं, बट असल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से फ्लो करता है। अच्छा, एक और सिचुएशन देखो, इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही वर्टिकल कर दिया है, ये देखो प्लाईवुड को कुछ ज़्यादा ही ऐसा ऊपर कर दिया, अब मैंने ऐसा कर दिया, और ज़मीन अगेन ऐसी है। तो मुझे बताओ इस बार जो ये क्यूब्स फ्लो करेंगे वो पहले से ज़्यादा तेज फ्लो करेंगे या स्लो मूव करेंगे? अब बताओ ज़रा कैसे करेंगे? तेज फ्लो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड कुछ ज़्यादा ही नीचे है और राइट साइड कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। तो यहाँ पर VL बहुत कम है, VR बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो VR है ये बहुत 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 ज़्यादा है VL से, राइट। तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है ना। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस था सेकंड वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा था? लो था, कम था पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाई है, पोटेंशियल डिफरेंस हाई है। अब क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई है तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा तेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। अगर ये ज़्यादा तेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट ज़्यादा तेज बह रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि करंट ज़्यादा तेज बह रहा है। तो अब वही कंपेयर करते हैं, ये जो सिनेरियो नंबर 1 था यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, इस वजह से यहाँ पर जो करंट होगा करंट भी जीरो रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो करंट भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्लो ही नहीं करेगा। ये जो मैंने इसके ऊपर क्यूब रख रखे हैं इन्होंने फ्लो करना नहीं है, जब ये फ्लो करेंगे ही नहीं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन क्यूब की वजह से जो करंट होगा वो जीरो होगा, बोल सकता हूं मैं, यस। अब इस सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन कम है, इस वजह से यहाँ का जो करंट बनेगा ये भी लो बनेगा, ये भी लो बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो ऊंचाई का जो डिफरेंस है वो कम है, इसलिए क्यूब्स फ्लो करेंगे पर स्लोली फ्लो करेंगे, इसके लिए करंट कम है। और तीसरे वाले केस में देखो, लेफ्ट साइड कुछ ज्यादा ही नीचे और राइट साइड कुछ ज्यादा ही ऊपर है, पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, इस वजह से यहाँ का जो करंट प्रोड्यूस होगा ये ज्यादा रहेगा। तो यही ओम्स कहना चाहता है, ओम यही कहना चाहता है, ये कह रहा है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, ये देख रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मैटर करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब लिखने वाले क्या करते हैं, सीधा V लिख देते हैं, क्योंकि अंडरस्टूडेबल है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही मैटर करता है। तो याद रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यही तो वो कहना चाहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। सो दिस इज द ओम्स लॉ। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, ओम्स लॉ का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो V एंड I का ग्राफ लीनियर बनता है। सो दिस इज V एंड दिस इज I, पोटेंशियल एंड करंट। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है, ठीक है। सो ये है V और ये है I, करेक्ट। अगर V बढ़ेगा, ये देखिए यहाँ पर V बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, V आपने और बढ़ाया करंट और बढ़ा, V आपने और बढ़ाया करंट और ज़्यादा बढ़ा, राइट। तो जितना ज़्यादा आप टिल्ट करेंगे प्लाईवुड को, ये जो प्लाईवुड है जितना ज़्यादा टिल्ट करेंगे उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट उतना ही तेज़ी से फ्लो करेगा, और जितनी तेज़ी से फ्लो करेगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है जिसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या? रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब क्या? रुकावट। अब ये जो रुकावट है इसकी यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल की जो यूनिट होती है ये तो हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट V से ही बोला जाता है, वोल्ट है ना। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, याद रखिए ये इसका सिंबल है ओम। क्या बोलते हैं इसको? OHM, ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और इसको ऐसा लिखा जाता है, ये देखिए, है ना। अच्छा अब वैसा यूनिट क्या हो गया रेजिस्टेंस का? तो जरा नोटिस करना, क्या मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से जो कि हमने ये लिखा है V इक्वल टू IR, क्या मैं इस फॉर्मूले से ये लिख सकता हूँ R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इस हिसाब से अगर मैं R के बारे में पूछूं, सो R की वैसी यूनिट क्या होगी? R की जो यूनिट है वैसी यूनिट क्या होगी? तो वोल्ट, ऊपर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट और नीचे क्या है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, है ना। अब वोल्ट पर एम्पियर कौन बोलेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ओम। इसको सिंपली क्या बोल देते हैं हम लोग? ओम बोल देते हैं, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओम। अब कभी कभी कोई बोल देता है कि डिफाइन 1 ओम, कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम।
तो 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ऐसा डिफाइन करोगे कि द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट क्रिएट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट 1 एम्पियर करंट। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एक बार फिर बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 volt of potential difference creates a current of 1 ampere. Resistance is said to be 1 ohm when 1 volt of potential difference create a current of 1 ampere. तो अब वापस आते हैं। देखिए, अब मैंने क्या किया, ये एक बैटरी ली, दिस इज द प्लस टर्मिनल, दिस इज द माइनस टर्मिनल। मैंने इस बैटरी को कनेक्ट किया इस वायर से। अच्छा, बीच में एक रजिस्टर लगा दिया मैंने। रजिस्टर क्या होता है? लोड। वो हर चीज़ जो अप्लायंस है इज द रजिस्टर। जैसे मैंने अगर एसी लगा रखा है वो भी एक रजिस्टर है, फैन लगा रखा है, टीवी लगा रखी है, सब रजिस्टर है ना। तो क्या होता है, इस प्लस टर्मिनल से, ये जो प्लस टर्मिनल है इससे करंट निकलता है, माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, तो एक करंट गया और ये निकला। अब मान लीजिए ये जो बैटरी है ये 3 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, तो यहाँ पर करंट भी 3 वोल्ट के अकॉर्डिंगली ही होगा। अब ये दूसरा देखते हैं। लेट्स से ये सेम सर्किट है, ये है सेम सर्किट। इस बार मैंने थोड़ी बड़ी बैटरी लगा दी, ये देखिए थोड़ी बड़ी बैटरी मैंने इस बार लगा दी, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, और इस बार मैंने 9 वोल्ट ले रखा है। तो मैं यहाँ पर नोटिस करूँगा कि इस बार जो करंट होगा वो पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटी बैटरी लगाओगे, कम वोल्ट वाली बैटरी लगाओगे तो कम करंट, और ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी लगाओगे तो ज़्यादा करंट। तो अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताइए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? बताइए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो आपने बोला देखो सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस V/I होता है। तो सर रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V/I। सो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन वोल्टेज, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन करंट। क्या ये सही है भाई? फॉर्मूला तो एटलीस्ट अपने को यही बता रहा है, पर कॉन्सेप्चुअली ये गलत है। रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इस फॉर्मूले को आप ये ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हो कि I इक्वल्स टू V/R। ये ज़्यादा करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। दोनों फॉर्मूला वाइज तो दोनों सही हैं, फॉर्मूला वाइज तो दोनों का एक ही मतलब है, R इक्वल टू V/I बोलो या I इक्वल टू V/R बोलो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाइज दोनों अलग अलग है। जब आप बोलते हो कि R इक्वल टू V/I तो आप ये कहना चाहते हो कि रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है। करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। याद रखिए, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये ज्यादा बेटर एक्सप्रेशन है, क्योंकि I इक्वल टू V/R करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा और जितना कम रेजिस्टेंस होगा, करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। अब आप ऐसे समझिए, जैसे प्लाईवुड है, ये प्लाईवुड है, प्लाईवुड का जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। ये तो अभी हमने बात की थी। ये देखिए जरा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। इस चीज की बातें तो हमने अभी कर ली है। अब रेजिस्टेंस के बेसिस पे जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस के बेसिस पे मान लो, अब ये जो प्लाईवुड है, प्लाईवुड के बीच में आपने कुछ ऐसा, कुछ जैसे कील मार रखी है, कील लगा रखी है आपने। ये देखो, ये आपने कील फिक्स कर दी यहाँ पे। तो मुझे बताओ, अब ये जो कील आपने फिक्स कर दी है, क्या इस कील की वजह से ये जो ब्लॉक्स है क्या अब ये इजीली मूव कर पाएंगे? ये आप ऐसे समझो, मान लीजिए ये 2 नदी है, ये एक नदी है ऊपर से नीचे आ रही है और ये दूसरी नदी है, दोनों सेम हाइट से गिर रही है, दोनों की दोनों सेम हाइट से गिर रही है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दोनों नदियों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। वाई? बिकॉज दोनों सेम हाइट से गिर रही है। अब नदी नंबर 1, ये जो पहली वाली नदी है, इसके रास्ते में कम पत्थर है। अब आपने देखा होगा, नदी जब बहती है तो रास्ते में ढेर सारे पत्थर तो मिलते ही हैं। तो पहली वाली नदी के रास्ते में कम पत्थर है और दूसरी वाली नदी के रास्ते में बहुत ज़्यादा पत्थर है। तो मुझे बताओ कौन सी नदी ज़्यादा तेज फ्लो कर पाएगी, पहली वाली या सेकंड वाली? ऑब्वियसली पहली वाली, है ना, पहली वाली ज़्यादा तेज फ्लो कर पाएगी। तो पहले वाले में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, पहले वाले का करंट हाई होगा, हाई करंट, जबकि सेकंड वाले का लो करंट होगा। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पहली बार में जो पानी है, पहले वाले केस में जो पानी है वो ज़्यादा तेज फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा तेज फ्लो कर पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है।
और सेकंड वाले में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पानी स्लोली स्लोली फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी आगे बढ़ रहा है वैसे ही कोई ना कोई पत्थर आके रोक दे रहा है। तो पहले वाले में करंट हाई है, दूसरे वाले में करंट लो है, बिकॉज पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है वो लो है और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट लो होगा। आप ऐसा समझिए कि एक रोड है, रोड में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो ट्रैफिक क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या गाड़ियाँ ईजिली मूव कर पाएंगी? नहीं। तो क्या करंट बन पाएगा? यहां पर मैं करंट के लिए किसको बोल रहा हूं? करंट के लिए मैं गाड़ियों को समझ के चल रहा हूं कि चलो गाड़ी आर द पार्टिकल्स जो यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं करंट को। जैसे मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन होते हैं, वैसे ही रोड के मामले में मान लो गाड़ियां हैं जो करंट बनाने का काम कर रही हैं। तो अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो क्या गाड़ियां तेज फ्लो कर पाएंगी? या आप ऐसा समझिए, गाड़ियों को भी छोड़िए, ऐसा समझिए कि एक रोड है, उस रोड में ढेर सारे पत्थर है, गड्ढे हैं। एक रोड है, उस रोड में ढेर सारे गड्ढे हैं। तो अब मुझे बताओ क्या गाड़ियां फ्लो कर पाएंगी इजीली वहां से? नहीं। तो गाड़ियां स्लो स्लो मूव करेंगी तो करंट कैसा हो गया? कम हो गया। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, है ना? इसीलिए आर डिनोमिनेटर में, तो आर ज्यादा तो करंट कम। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पहला एक्सप्रेशन है आर इक्वल टू वी बाई आई, आर इक्वल टू वी बाई आई लिखना क्या सही होगा? क्या आर इक्वल टू वी बाई आई लिखना सही होगा? क्योंकि ये फॉर्मूला तो बोलता है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड करता है। क्या ये बात सही है? नहीं। करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पर रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता। एक रोड है, उस रोड के ऊपर गाड़ी चले या ना चले, उसके अंदर गड्ढे हैं तो हैं। बात समझ में आ रही? एक रोड है, रोड में अगर गड्ढे पड़े हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ियां कम होगी तो गड्ढे का ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं भाई, गड्ढे हैं तो हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि गाड़ी चलाने वाला ये जरूर सोचेगा नहीं यार उस रोड में गड्ढे ज्यादा है तो मुझे उधर नहीं जाना है। बात समझ में आ रही क्या? गाड़ी चलाने वाला ये देखता है कि रोड में गड्ढे हैं या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली वो आना पसंद करता है। लेकिन गड्ढा ये थोड़ी देखता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, गड्ढा नहीं देखता, गड्ढा है तो है। अब नदी है, नदी जिस रास्ते पे बह रही है उस रास्ते में जो पत्थर है वो तो कांस्टेंट है। जो सपोज गंगा रिवर बह रही है, गंगा रिवर के रास्ते में कितने पत्थर हैं वो तो फिक्स है, कितने पत्थर हैं वो तो फिक्स है। क्या वो पत्थर बढ़ जाएंगे क्या? कि अगर नदी का पानी बढ़ गया तो पत्थर भी बढ़ जाएंगे? नहीं, पत्थर तो उतने ही है, राइट? या घट जाएंगे? नहीं, पत्थर उतना ही है। तो याद रखो, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस नेवर डिपेंड अपॉन वोल्टेज, नेवर डिपेंड अपॉन करंट। मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से समझना है। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं कि करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। Current depends upon potential difference and resistance, but resistance do not depend upon voltage and current. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस पे। करंट डिपेंड करता है, बट रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड करंट। तो इस वजह से ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, ऐसा लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, ऐसा लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। वाई? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो करंट है इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। वी लिख रहा हूँ मतलब वेरिएबल, ठीक है? करंट वेरिएबल है। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। आर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है। और अगर आपने एक बैटरी ले रखी है तो बैटरी का वी भी कांस्टेंट ही होता है। लेकिन आजकल ऐसी बैटरीज भी आ रही हैं जिसमें आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो, आ रही हैं। उसी तरीके से आजकल ऐसे रजिस्टर भी आते हैं जिसका रेजिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो जो भी इफेक्ट हो रहा है
जो भी इफेक्ट हो रहा है वोल्टेज का वो करंट पे आएगा, जो भी इफेक्ट हो रहा है रेजिस्टेंस का वो करंट पे आएगा। वोल्टेज का इफेक्ट भी करंट के ऊपर आएगा और रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी करंट के ऊपर आएगा। लेकिन करंट का इफेक्ट कभी भी रजिस्टर के ऊपर नहीं आएगा। वोल्टेज का इफेक्ट कभी भी रजिस्टर के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो भाई अगर रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो इसीलिए अब हम जो अगला चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट डिपेंड। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट डिपेंड। क्लियर? तो रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना करंट पे, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो अगला टॉपिक लिखिए, अगला टॉपिक है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे। वायर कितनी लंबी है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। आप ऐसा समझो कि सपोज दो हाईवे आपके पास, ये फर्स्ट है एंड दिस इज द सेकंड वन। एक छोटा हाईवे है और एक लंबा। जैसे आपको मुंबई से पुणे जाना हो, पहले वाला हाईवे लेते हो तो आपको 110 किलोमीटर की ट्रैवलिंग मिलेगी, दूसरा वाला हाईवे लेते हो तो आपको 300 किलोमीटर की ट्रैवलिंग मिलेगी। तो मुझे बताओ, आप ये पहला वाला हाईवे प्रेफर करोगे या ये सेकंड वाला? कौन सा प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली पहला वाला, क्योंकि पहले वाले में क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो हमारा टाइम बच रहा है, हमारा पेट्रोल बच रहा है, हमारी एनर्जी बच रही है, इस वजह से हम पहला वाला प्रेफर करेंगे। जबकि दूसरे वाले में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन भी यही सोचते हैं कि वायर छोटा है तो कम रेजिस्टेंस मिलेगा, कम ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी लॉस कम होगी। तो वायर छोटा होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसी में से जाना प्रेफर करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगा वायर की रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। दूसरा, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब आप ऐसा समझिए, ये पहला वाला रोड है, चौड़ा है, और दूसरा वाला रोड पतला है, तो आप किस में जाना प्रेफर करेंगे, इस पहले वाले रोड में या इस सेकंड वाले रोड में? ऑब्वियसली हम पहले वाले रोड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहले वाला रोड क्योंकि चौड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंस होगी तो ट्रैफिक नहीं लगेगा और हम आसानी से पहुंच जाएंगे। जबकि सेकंड वाला क्या है, पतला है, उसमें ट्रैफिक लगेगा, अटक जाएंगे। तो इसलिए हम क्या, पहला वाला प्रेफर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पहला वाला ही रोड को प्रेफर करेंगे, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो। तो जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस उसका उतना ही, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस उतना ही उसका कम होता है, राइट? अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं बाय 1 and 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A बनता है। अब फिर वही बात है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, सो कांस्टेंट इज व्हाट, रो। तो रो L/A। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस एक्चुअली में डिपेंड करता है रो क्या है, रेजिस्टिविटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो लेंथ है L जो है वो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, L जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ वायर। A है एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एंड R है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A। रो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल,
ध्यान रखिएगा, ये जो रेजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। कोई मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो कोई कम ऑफर करता है। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अभी देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा इससे पहले, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। तो मुझे बताओ, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। ये उल्टा इसमें ऐसा है कि करंट डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब करंट की बात हो रही हो, व्हेन ये फॉर्मूले में करंट डिपेंड करता है ऑन V एंड R। बेसिकली यहां पर V एंड R कांस्टेंट है, करंट डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस कभी भी V और I पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो L बाई ए पे। ये याद रखना, अगर आपको किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप रो L बाई ए का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर R डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर R डिपेंड कर रहा है ऑन रो L एंड A पे। R डिपेंड कर रहा है ऑन रो L एंड A पे। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई। तो रेजिस्टेंस किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस वायर की लेंथ कितनी है। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एंड जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन इज रो L डिवाइडेड बाई A। अब एक चीज आएगा कि सर ये रेजिस्टिविटी एक्चुअली है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। जैसे आपने सुना होगा, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ अच्छी थर्मल प्रॉपर्टी रखते हैं, इजीली गर्म हो जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं, थर्मल एनर्जी को, हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी दिखाता है जिसकी बदौलत वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उसके अंदर इंसुलेशन की प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा। तो अगर मेरे पास एक रबर है, रबर इज अ बैड कंडक्टर, तो इसका मतलब रबर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो बहुत अच्छा इंसुलेशन का काम करेगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसका अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। मेटल की अगर बात करूं तो मेटल का रेजिस्टिविटी कम होता है, तो मेटल एज अ कंडक्टर के जैसा काम करते हैं, तो इसी वजह से मेटल का जो इंसुलेशन पावर होता है वो काफी कम होता है। मेटल में तो आपको करंट लग जाएगा मेटल के वायर को छूओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी उनका कम होता है। ठीक है ना? तो ये सेकंड केस है मेटल के लिए, और ऊपर वाला केस है नॉन मेटल के लिए, है ना? ओके, अब एक लाइव एग्जांपल जैसा देखते हैं। हमारे घरों में जो वायर लगी होती हैं, वायर में हम क्या क्या लगा सकते हैं? जैसे कॉपर की वायर लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल। मेटल तो सिल्वर भी है। तो अब जरा देखो, दिस इज सिल्वर, ये मेरे पास सिल्वर। सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है दैट इज 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अच्छा, ओम मीटर किसका यूनिट है? ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कैसे निकाला? ये देखो, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई ए। तो इस हिसाब से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो विल बी RA डिवाइडेड बाई L। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि रो इज इक्वल टू, R होता है ओम, है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया होता है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एंड यूनिट क्या बन के आएगी रो की? ओम मीटर। ओके, सो सिल्वर का रेजिस्टिविटी कितना है? 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कॉपर का कितना है? तो कॉपर का है 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। और वही अगर आयरन की बात करूं तो आयरन का होता है 6.84 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो मुझे बताओ कौन ज़्यादा अच्छा मटेरियल है वायर्स बनाने के लिए, बिजली की तार बनाने के लिए? कौन ज़्यादा अच्छा मटेरियल है? सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है? तो ऑब्वियसली सिल्वर है। सिल्वर इज मच बेटर ऑप्शन। अगर मुझे घर में वायर बनानी हो तो सिल्वर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कॉपर से, एंड कॉपर ज़्यादा ऑप्शन है आयरन से, है ना? क्योंकि देखो आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब आपको करंट कम मिलेगा। तो हमको घर में क्या लगाना चाहिए? सिल्वर की वायर लगानी चाहिए, पर आप जानते हैं कि सिल्वर महंगा है। अब क्योंकि सिल्वर महंगा है तो सब उसको अफोर्ड कर सकते नहीं है, इसी वजह से हम सिल्वर की बजाय यूज करते हैं कॉपर को। सिल्वर की बजाय यूज करते हैं हम लोग कॉपर को। और अगर घर में आपने बिजली की तार के नाम पे आयरन लगा दिया, अरे तब तो देखो आप
करंट आपको उतना मिलेगा ही नहीं जितना आपको चाहिए, तो कई सारे डिवाइसेस आपके काम करेंगे ही नहीं। और अगर वुड की बात करो, लकड़ी, वुड, अब वुड तो भाई एक प्रॉपर इंसुलेटर है ही, तो इसका तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो वुड का रेजिस्टिविटी होता है 1 × 10⁸ ओम मीटर से लेकर के 1 × 10⁻11 ओम मीटर। देख रहे हो क्या कितनी ज़्यादा है? 1 × 10⁸ भी अगर मैं पकड़ूं तो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। इसीलिए वुड इज़ अ इंसुलेटर, वुड इंसुलेटर के जैसा एक्ट करता है। अब वापस एक बार ओम्स लॉ में आते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। ओम्स लॉ क्या बोल रखा था ओम्स लॉ में कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये तो हम मान गए कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, समझते हैं हम ये। अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब हो गया? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या? कौन से अदर फैक्टर? देखो क्या होता है कई बार कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है मेटल का वो बढ़ जाता है। ये बात भी होती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर करंट कम हो जाता है। इसीलिए बोला है कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा क्यों होता है जरा इसको समझो। मान लो ये एक मेटल की वायर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन के अलावा मेटल भी तो होगा। मेटल मतलब ये देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोलो या एटम बोलो, है ना। ये देखो ये एटम है। अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको फ्लो करना है। इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे टकराया, टकराने के बाद ऐसे टकराते टकराते ऐसे करके वो चला गया। तो इसी वे में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, है ना। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे ही जो ये एटम होता है उसके साथ टकरा टकरा करके निकलता रहता है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, कैसे इंक्रीज करोगे? ऑब्वियसली सिस्टम को गर्म करके। आपने गर्म कर दिया सिस्टम, या हो सकता है खुद से ही हो जाए। तो ऐसे में ये जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, मेटल का पार्टिकल मतलब एटम की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेटल के अंदर एटम ही तो होते हैं अल्टीमेटली। अगर मैं कॉपर लूंगा तो कॉपर के एटम होंगे, उसी कॉपर के एटम को मैं मेटल बोल रहा हूँ। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉपर के जो पार्टिकल्स हो गए या मेटल के पार्टिकल हो गए, ये ना वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये अगर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, मान लो ये देखो ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन पहले आसानी से पास हो पा रहा था, क्या अब ये आसानी से पास हो पाएगा? जरा समझिए, ये जो मेटल के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन अब इजीली पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ये वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं? वाइब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप शायद ये जानते होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी आ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से मेटल के पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाती है। अब मेटल के पार्टिकल के पास अगर एनर्जी आएगी तो उस वजह से ये बाद में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। आप और एनर्जी दे दो तो अब ये वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये मेटल पार्टिकल अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब तक तो पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं तब तक वो सॉलिड स्टेट में है। आपने हीट दिया, पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर दिए, और वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब पार्टिकल एक्चुअली एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब आप बोलोगे देखो मेल्ट हो गया। और ज़्यादा हीट दोगे तो क्या होगा? वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो जब कभी भी आप किसी मेटल को गर्म करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, ओम्स लॉ में नहीं लिखना है आपको, अलग से इसको लिखना है। क्या लिखना है? When temperature increases, resistance increase. When temperature increase, resistance increase. और ये जो इंक्रीमेंट है ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटल, ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटल। ये सिर्फ मेटल्स के लिए है, याद रखना। मेटल में ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा आपका जो कंप्यूटर है, आप बोलो डेस्कटॉप बोलो लैपटॉप बोलो, उसमें एक फ़ैन लगा होता है, देखा होगा आपने।
वो फैन क्या करता है, सिस्टम को कूल करने की कोशिश करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। करेक्ट। सो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए पे। रेजिस्टेंस कभी भी वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। हाँ ये जरूर है कि आई डिपेंड करता है आर पे एंड वी पे।